शापित गांव। एक गांव के थोड़ी दूरी पर सदियों पुराना एक मंदिर था जो अभी खंडर बन चुका था। कहते थे कि जो भी उस मंदिर में जाता था कभी जिंदा वापस नहीं आता था, इसलिए गांव का कोई भी उस मंदिर में नहीं जाता था। एक दिन गांव में रहने वाली सीता का भाई सुरेश उस गांव में आता है। भैया, कितने सालों के बाद आए हो तुम? अब 2 दिन रुक कर ही जाओ। हाँ, मैं तो रहने ही आया हूँ। तुम्हारा गांव भी तो बहुत सुंदर है। मैं जरा गांव में टहल कर आता हूँ। फिर सुरेश गांव में घूमने जाता है। घूमते घूमते वो मंदिर के पास पहुँचता है। उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो मंदिर में चला जाता है। मंदिर में कोई भी नहीं होता। पूरा मंदिर टूटा हुआ होता है। उस मंदिर में भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। ऐसा कैसा मंदिर है ये? इसमें तो भगवान की मूर्ति है ही नहीं। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और एक काला साया दिखाई देने लगता है। सुरेश डर जाता है। थोड़ी ही देर में एक डरावना भूत सुरेश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुरेश डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वो भूत उसे पकड़कर मार देता है और फिर गायब हो जाता है। इधर सीता अपने भाई को ढूंढने लगती है। भाभी जी, आपने मेरे भाई को कहीं देखा है क्या? गांव में घूमने गया था, बहुत देर हो गई है, अभी तक घर वापस नहीं आया। नहीं, आपने अड़ोस पड़ोस में पूछा क्या? हाँ, मैंने सब जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे तो चिंता हो रही है। कहीं वो उस मंदिर में तो नहीं चला गया? मंदिर का नाम सुनते ही सीता डर के मारे कांपने लगी। सभी गांव वाले सुरेश को ढूंढने के लिए मंदिर में गए। तब उन्हें सुरेश की लाश मिली। सबको फिर से यकीन हो गया कि जरूर उस मंदिर में किसी अमानवीय शक्ति का साया है। कुछ दिनों बाद सुनील और रघु स्कूल जा रहे थे। तभी उन्हें मंदिर की घंटी सुनाई दी। सुनील, मंदिर में घंटी बज रही है, चलो जाकर देखते हैं। नहीं, हमारे माँ पिताजी ने मना किया है ना वहाँ जाने से। मुझे डर लगता है भाई। हाँ, मना तो किया है, लेकिन सोचो उस सुरेश की तरह गांव के बाहर का कोई उस मंदिर में गया हो तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमें उसे बचाना चाहिए। चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दोनों मंदिर में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। देखा, कोई नहीं है यहाँ। अब चलो जल्दी से। हाँ, चलो। तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और एक काला साया दिखने लगता है। दोनों डर कर भागने लगते हैं। सुनील भागकर मंदिर के बाहर आता है, लेकिन वो साया रघु को पकड़ लेता है। रघु देखता है कि वो साया डरावना भूत बन गया और रघु के शरीर में प्रवेश कर रहा है। रघु कुछ नहीं कर पाता। फिर रघु भी भागकर मंदिर के बाहर आता है। चलो रघु, जल्दी से। मैंने तुमसे कहा था ना, मंदिर में नहीं जाते। देखा, वो डरावना साया और उसकी हंसी। हमारा नसीब अच्छा है कि हम बच गए। अब चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। रास्ते में एक कुआं लगता है। रघु कुएं के पास रुकता है। क्या हुआ? अब यहाँ क्यों रुके हुए हो? रघु पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। सुनील डर जाता है। सुनील, इस कुएं में झांक कर देखो। नहीं भाई, मैं नहीं देखूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो एक बार। सुनील डरते डरते कुएं में झांकता है और रघु उसे पीछे से धक्का दे देता है। कुएं में गिरकर सुनील की मौत हो जाती है। स्कूल से घर वापस ना आने की वजह से सुनील के घर वाले गांव वाले के साथ उसे ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें कुएं में सुनील की लाश मिलती है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसे ही रघु स्कूल के ओर 2 बच्चों को कुएं में गिराकर मार देता है। सर, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूल के बच्चे कुएं में गिर रहे हैं। सरपंच जी, मुझे तो कोई और बात लगती है। कोई खुद तो जान नहीं देगा। मैं कुछ करता हूँ। शिक्षक सब बच्चों को कुएं के पास जाने से मना कर देते हैं। उसी दिन रघु के शरीर में बसा हुआ भूत जग जाता है
और रघु एक और लड़के को कुएं के पास बहाने से लेकर आता है और उसे धक्का देता है। वो लड़का कुएं में गिर तो जाता है, लेकिन तैरना आने की वजह से वो डूबता नहीं और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग जमा हो जाते हैं और उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। रघु को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। ये रघु ये जो सबको मार रहा है, इसी ने मुझे धक्का देकर कुएं में गिराया था। सब रघु की तरफ देखने लगते हैं। रघु पूरी तरह भूत बन जाता है और उस लड़के को हवा में उठा लेता है और नीचे पटकता है। उस लड़के की मौत हो जाती है और सब गांव वाले समझ जाते हैं कि रघु को किसी भूत ने पकड़ लिया है। उल्टा चलने वाली गुड़िया। और अब आगे देखिए कि अब राधिका अपनी माँ को बचाने के लिए क्या करती है। मुझे जितना याद है, उस गुड़िया ने आखिरी में ये कहा था कि उसकी कोई डायरी है जिसमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो सबसे पहले वो डायरी ही ढूंढ निकालनी होगी। राधिका ने एक एक कर हर जगह, हर कमरे में ढूंढना चालू कर दिया, मगर उसे कहीं भी कोई डायरी नहीं मिली। और तभी जब वो कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसे कोई अजीब सी आवाज उसके पैरों के नीचे से आती है। तो उसने तुरंत अपने कमरे में बिछे मैट्रेस को हटाया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो अचानक से खुल गया और राधिका उसके अंदर सीधा नीचे जा गिरी। ये कैसी जगह है? ये तो बेसमेंट भी नहीं है। थैंक गॉड कि मेरे पास मेरा फोन है। फ्लैशलाइट ऑन कर लेती हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। राधिका अब उस तहखाने में इधर उधर उस डायरी को ढूंढने लगती है और थोड़ी ही देर बाद उसे एक अजीब सी चीजें दिखाई दी, जिसे देखकर वो समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार वो क्या थी। ये हवे में क्या हो सकते हैं? लगते तो इंसानों की तरह हैं, मगर इंसान हवे में कैसे लटके रह सकते हैं? ना तो कोई हिल रहा है और ना ही कोई आवाज हो रही है। अरे लगता है कोई आ रहा है, मुझे छुप के देखना चाहिए। हो ना हो ये वही गुड़िया होगी। और उसका अंदाजा एकदम सही था। वो गुड़िया ही उल्टा चलते हुए आ रही थी और फिर उसने ऊपर हवे में से एक इंसान को नीचे उतारा और उसमें उसकी जान फूंक दी। देखो, हम सबको छोड़ दो। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? हम सबको वापस जाने दो। तुम्हें नीचे उतारा गया है मेरी सेवा करने के लिए, मेरा दिमाग खराब करने के लिए नहीं। चुपचाप पैर दबाओ मेरे। ये कैसे हो सकता है? इस आदमी में इसने जान कैसे फूंक दिया? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। वो राधिका क्या ही आ पाएगी यहाँ तक? कुछ दिनों बाद उसे भी उठा लाऊंगी यहाँ। ये तो मेरा पैदाइशी शौक है लोगों को अपने अंडर रखकर काम करवाने का। बस वो डायरी और मोती सही सलामत रहे तो मेरी जिंदगी और ये सारे इंसान वैसे के वैसे ही रहेंगे। मुझे जल्दी से उस डायरी का पता लगाना होगा। इतना कहते ही उसने दीवार पे हाथ डालकर उठना चाहा, मगर ये क्या, वो दीवार अपने आप खुल गई और अंदर एक डायरी पड़ी मिली। उसने उस डायरी को पूरी तरह से पढ़ लिया और उस डायरी में एक नक्शा था जो उसे उस मोती तक ले जाए। उस नक्शे को देख देख कर वो उस मोती तक पहुंच गई और वो मोती लेकर वो सीधे पहुंच गई उस गुड़िया के पास। अब तेरा खेल खत्म शैतानी गुड़िया, मुझे सब पता चल चुका है। तेरा काम तो मैं अभी तमाम करती हूँ। मगर गुड़िया पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गई और उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया और राधिका उड़ते हुए गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, उसने देखा कि गुड़िया उससे कह रही थी, अब क्या करेगी राधिका? अब ये मोती और डायरी तो मेरे पास है। मगर तब तक वो आदमी वहाँ आ गया जो उस गुड़िया के आराम के लिए बिस्तर बना रहा था और राधिका ने मौके का फायदा उठाते हुए उसने वो मोती लिया और तोड़ दिया और उसे अपने बगल में ही एक लाइटर पड़ी हुई मिली। उसने तुरंत
डायरी को आग लगा दिया। इसके साथ ही जब तक वो डायरी जलते रही, वो गुड़िया भी जलते रही। और फिर जब आग बुझ गई तो उन सारे लोगों के साथ जिनको उस गुड़िया ने जादू से अपने साथ रख लिया था, उन सबके समेत वो घर पर मिले। फिर सबने राधिका का शुक्रिया अदा किया और फिर सब वहाँ से निकल गए।